गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उसमें मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आपको मोमेंटम स्पेस में आपको एक्शन चेक करना था T5P मोमेंटम स्पेस पार्ट के लिए, और पोजीशन स्पेस में डिफाइंड था। मैंने आपको हिंट किया था कि आप 2 डिफरेंट वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक में कंपेरिजन मेथड तो आपको मैंने हिंट कर दिया था कि इसका पोजीशन स्पेस में इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड कर लें और मोमेंटम पार्ट के लिए साई को फाई में कन्वर्ट कर दें और जहां मोमेंटम है उसको मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन से रिप्लेस कर दें। अब इसी को आप इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने हिंट किया, और एक मिस्टेक हुआ था कि जब आप फाई पी के लिए एक्सप्रेशन चेक करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स बाई एच क्रॉस आता है, तो बाई मिस्टेक मुझसे ये ए नोट हो रहा था वहां पे। साई एक्स प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स बाई एच क्रॉस डी एक्स। तो यहाँ पे अब आप अगर x प्लस ए को किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें तो dx इज इक्वल टू dx डैश। ये राइट साइड के लिए चेक कर सकते हैं, लेफ्ट में चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एज सच आपके रिजल्ट ये 5p में कन्वर्ट हो गया। और राइट के लिए जो चेंज करेंगे तो दिस साई एक्स डैश लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। लिमिट अगर वन डायमेंशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो एक्स डैश न्यू वेरिएबल के लिए लिमिट सेम रहेगा। एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी बाई एच क्रॉस, इस x को रिप्लेस करेंगे x डैश माइनस ए डी एक्स डैश। अब ये पार्ट पे आइए, यहाँ से साई एक्स डैश एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स डैश बाई एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल आई ए पी बाई एच क्रॉस डी एक्स डैश। अब ये टर्म कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट करेंगे। एक्सपोनेंशियल आई ए पी बाई एच क्रॉस साई एक्स डैश एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स डैश बाई एच क्रॉस डी एक्स डैश। ये पार्ट को फिर से आप चेक करिए, एक्स डैश पे इंटीग्रल है तो दिस पार्ट चेंज टू 5p। तो अगर आपको कंपेरिजन में कोई डाउट है तो ये आप मेथड को यूज करके एसएच फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 6। पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 6। सर पीछे वाले पेज पे एक बार आ जाइए, थोड़ा सा लास्ट में देखना। बोलिए। ओके सर। पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। देखो अननेसेसरी अनम्यूट नहीं रहिए, म्यूट हो जाइए। जिसको कोई डाउट लगे, जिसके डाउट के रिमूवल के अलावा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, तब तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप म्यूट रहिए। देखो ऐसा होता है कई बार, जरा सा कंसंट्रेशन चेंज होने से हो सकता है मैं करेक्ट बोल रहा हूँ नोट गलत हो जाए, या मैं हो सकता है कभी बाई मिस्टेक कोई वर्ड भी गलत भूल जाए, ठीक है, कोई स्टेटमेंट में माइनर चेंज हो जाए, तो उससे अल्टीमेटली मैं तो आगे कंटिन्यू कर जाऊंगा। हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम वो कहीं फिर से अप्लाई होगा मैं करेक्टली उसको नोट कर पाऊँ, करेक्टली आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट उस पॉइंट से जो एक बार गलत नोट हो गया, कोई एक्सप्रेशन में प्लस माइनस हो गया, कहीं पे कोई फैक्टर एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, कोई फैक्टर मिस हो गया, उससे आप ही लोगों का लॉस है। उसको रेफरेंस लेंगे, आप आगे अप्लाई करेंगे, मिस्टेक करेंगे या डाउट क्रिएट होगा। तो कोशिश करें कि क्लास में जो डिस्टरबेंस है उसको मिनिमाइज करें
और कंसंट्रेट होके अच्छे से आप अपना लेक्चर अटेंड करें और अच्छे से नोट्स बनाएं, जिससे आगे कहीं प्रॉब्लम ना रहे। तो पेज नंबर 27, प्रॉब्लम नंबर 6, फॉर ऑपरेटर्स P and Q, the commutator of P with Q inverse is। अब यहाँ पे इस कॉम्यूटेटर का डेफिनेशन अगर आप अप्लाई करें तो P Q इनवर्स माइनस Q इनवर्स P। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये हिंट है कि अगर Q इनवर्स आया है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ऑपरेटर के लिए और मैट्रिक्स के लिए Q Q इनवर्स और Q इनवर्स Q वो यूनिट ऑपरेटर बनेगा। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। तो ये इस इनवर्स वाले नोटेशन से आपको ऑटोमेटिकली हिंट होना चाहिए। तो मैट्रिक्स के लिए भी अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर के लिए। तो इसको ऑप्शन फॉर्म से कंपेयर करने के लिए यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में Q इनवर्स Q इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मल्टीप्लाई कर दें तो Q इनवर्स Q यूनिट ऑपरेटर होता है, जिससे रिजल्ट अनचेंज रहेगा। सेकेंड टर्म Q इनवर्स P, इसमें भी आप ये राइट में Q इनवर्स जो यूनिट ऑपरेटर के प्लेस पे है वो इंक्लूड कर सकते हैं। देखो ये स्टेप पे थोड़ा अलर्ट रहे, ये जो ऑप्शन में आपको फॉर्म्स बनाए हैं चेक कर सकते हैं। ऑल 4 ऑप्शन में लेफ्ट में Q इनवर्स और राइट में Q इनवर्स है, मिडिल टर्म कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है PQ के लिए। तो इससे हिंट होता है कि यहाँ पे लाइक दिस हम स्टेप्स फॉलो करें कि ये टर्म लेफ्ट और राइट में कॉम्यूटेटर के Q इनवर्स कॉमन आ जाए। तो इस स्टेप से, क्योंकि Q इनवर्स आ रहा है यहाँ पे, Q इनवर्स और Q इनवर्स Q यूनिट ऑपरेटर होगा, जिससे रिजल्ट अनचेंज रहेगा। यूनिट ऑपरेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करें, इस टर्म के लेफ्ट में भी Q इनवर्स है, राइट में भी Q इनवर्स है, इसमें भी अब लेफ्ट में Q इनवर्स है, राइट में भी Q इनवर्स है। तो मैंने Q इनवर्स लेफ्ट में और Q इनवर्स राइट में कॉमन ले लिया, एंड दिस रिजल्ट चेंज टू QP माइनस PQ। अब ये टर्म को आप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फॉर्म में फिर से इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दिस टर्म इज कॉम्यूटेटर ऑफ QP। बट ये ऑप्शन में ऑल ऑप्शन में जो कॉम्यूटेटर मिडिल टर्म है वो PQ कॉम्यूटेटर इंक्लूड किया हुआ है। तो जिस टर्म से ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस टर्म कंप्यूट करेगा। तो माइनस, या आप इसी स्टेप पे माइनस Q इनवर्स कॉमन ले सकते थे। PQ कॉम्यूटेटर Q इनवर्स। अब ये ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। कंपेयर करें, शायद सेकंड और लास्ट दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं क्या? हाँ सर, डी भी करेक्ट है। जो आंसर की में दिया है उसको करेक्ट कर लें, बाकी में माइनर चेंज कर दें। डी ऑप्शन में कोई पार्ट चेंज कर दीजिए। जैसे लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट में Q इनवर्स राइट में लिखा है, उसको Q कर दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 29, प्रॉब्लम नंबर 2। पेज नंबर 29, प्रॉब्लम नंबर 2। Denote the anti-commutator of two matrices A and B. Denote the commutator of two matrices A and B by
AB minus BA and the anti commutator by curly bracket. कॉम्यूटेटर और एंटी कॉम्यूटेटर बोथ टर्म यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है. बोथ ब्रैकेट नोटेशंस मैंने आपको डिफाइन किए हुए हैं. एंटी कॉम्यूटेटर के लिए करली ब्रैकेट नोटेशन आपको बताया था, और यहाँ प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में फिर से डेफिनेशन गिवन है. If anti-commutator of AB is 0, it means this product addition is 0. We can write the commutator of A with product BC is equal to. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. इस प्रोडक्ट में B लेफ्ट में है, रिमेनिंग का कॉम्यूटेटर, प्लस प्रोडक्ट में C राइट में है, B लेफ्ट में, रिमेनिंग राइट में कॉम्यूटेटर नोट कर दिया, प्लस C राइट में है तो कॉम्यूटेटर के राइट में नोट करेंगे रिमेनिंग का कॉम्यूटेटर. अब ये कॉम्यूटेटर की प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे है, इसको अप्लाई करेंगे. BSH एंड AC माइनस CA, AB माइनस BA. अब ये टर्म B टर्म को इनसाइड में प्रोडक्ट करेंगे. देन फर्स्ट टर्म BAC माइनस BCA प्लस ABC माइनस BAC. तो BAC टर्म कैंसिल आउट हो गया. BAC प्लस में भी और माइनस में भी है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म एडजस्ट हो गए. रिमेनिंग टर्म माइनस BCA प्लस ABC. अब ये AB के लिए एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट दिया हुआ है. अब इस एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं AB पार्ट के लिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 0, AB कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ BA. अगर ऑपरेटर एंटी कॉम्यूट करता है तो आप वहां पे प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ से माइनस B कॉमन लेंगे, तो दिस टर्म इज CA plus AC, and this term represent anti-commutator bracket of C with A or A with C. ये ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 28, प्रॉब्लम नंबर 9. पेज नंबर 28, प्रॉब्लम नंबर 9. प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एक बार रीड कर लीजिए. इफ psi x is an infinitely differentiable function, then d psi x where the operator d exponential ax d by dx is. देखो थोड़ा प्रॉब्लम को लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स नोट कराए हैं उनसे कंपेयर करें. मैंने ऑपरेटर का एक्शन दिया था साई एक्स पे, आपको ऑपरेटर का फॉर्म फाइंड करना बताया, बट वहां पे जो एक्शन था उसको कंपेयर करने के लिए आपके पास हिंट था कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कैसे आप टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर आपको जो यहाँ पे एक्शन है, जो भी ऑपरेटर का एक्शन दिया है या ऑपरेटर फॉर्म दिया है, उस ऑपरेटर को ऑपरेट करके साई में क्या मॉडिफिकेशन होगा उसको कंपेयर करने के लिए रिजल्ट अगर आपको नोन होगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं. तो इस जो मेथड आपको यहाँ पे बताया था वो मेथड यहाँ पे भी एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, बट आपको कंपेयर करने के लिए जो सीरीज हैं आप ऑप्शन में जाइए. जब डी ऑपरेटर को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में जो साई एक्स प्लस ए है उसके लिए रिजल्ट पता है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो रिजल्ट हैं उनके लिए आपको अगर सीरीज एक्सपेंशन नोन है,
मैंने अब तक आपको नहीं बताया है, ठीक है। हो सकता है रेयर केस में आपको किसी स्टूडेंट को इनका सीरीज एक्सपेंशन नोन हो, अगर नोन होता तो सेम मेथड अप्लाई कर सकते थे, बट मैं फिर से एक जनरलाइज मेथड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जब ये सीरीज एक्सपेंशन नोन नहीं होंगे तो वो मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो मैंने सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व किया था, इस पार्ट को टेलर सीरीज एक्सपेंशन से, सेम मेथड जो मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो फिर से चाहे तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में हिंट दिया कि इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि आप कोई फंक्शन साई एक्स ऐसा ले रहे हैं जिसको आप इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशियल कर सकते हैं, उसका इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशियल पॉसिबल है, क्योंकि जो सीरीज दिया है ऑपरेटर का एक्सपोनेंशियल सीरीज, वहां पे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे तो डी बाई डी एक्स पावर इनफाइनाइट भी वहां पे इंक्लूड होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम एजम्पशन लेके चलेंगे जो ऑपरेटर दिया है। अब आप यहाँ से ऑपरेटर में क्यों हमें ये टर्म्स रिक्वायर्ड होंगे वो इस ऑपरेटर के फॉर्म से आप चेक कर सकते हैं। ऑपरेटर डिफाइन किया है ए एक्स डी बाई डी एक्स। अगर ये x नहीं होता, ये कोई कांस्टेंट होता, तो डी बाई डी एक्स के लिए तो आपको पहले लास्ट लेक्चर में अनदर मेथड भी बताता। अब इस ऑपरेटर के लिए जब आप सीरीज नोट करेंगे तो दिस टर्म का पावर n ए एक्स डी बाई डी एक्स पावर n बाई n फैक्टोरियल, ये आपको एक्सपेंशन सीरीज से आपको रिजल्ट नोट कर दिया है। जब ये ऑपरेटर को किसी फंक्शन ऑफ x पे ऑपरेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ए एक्स डी बाई डी एक्स को आप इस टोटल पार्ट को साई एक्स पे आप ऑपरेट करेंगे। इट मींस आप यहाँ पे ये 0 टू इनफाइनाइट ए एक्स डी बाई डी एक्स पावर n बाई n फैक्टोरियल ये साई एक्स पे ऑपरेट करेंगे, और इसके ऑपरेट करके इस साई एक्स में क्या चेंज होगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट में मेंशन किया कि इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस का एक फॉर्म एज्यूम कर सकते हैं लेट, और ये मेथड जो भी फॉर्म फाइंड करने के लिए आपको पहले को प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते थे। प्रॉब्लम 2 डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। ऑपरेटर का फॉर्म दिया है, फंक्शन पे क्या चेंज होगा, या फंक्शन पे एक्शन दिया हुआ है, ऑपरेटर का फॉर्म क्या होगा, उनके लिए फिर से सिमिलर मेथड आप यूज कर सकते थे। लेट साई कैन बी x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, x पावर m। मैंने डिफरेंट नोटेशन लिया क्योंकि ये दोनों नोटेशन ओवरलैप करके आप मिस्टेक कर सकते थे। मैंने एक पावर फॉर्म में इसको एज्यूम कर लिया, और इसका एक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंशियल्स करना है। तो अगर आप इस साई एक्स का ए एक्स डी बाई डी एक्स एक्स पावर m या साई एक्स पे एक्शन चेक करना हो तो ए एक्स डी बाई डी एक्स एक्स पावर m। देखो अब यहाँ पे ये फंक्शन है, तो फंक्शन में आप ऐसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जैसे आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल सॉल्व करते हैं। ये पार्ट ऑपरेटर नहीं है, ये फंक्शन है, ऑपरेटर सिर्फ ये पार्ट है। तो उससे अब मिस्टेक नहीं करेंगे कि जैसे डी बाई डी एक्स को एक्स करके आप सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि दैट टाइम पे डी बाई डी एक्स भी ऑपरेटर था और एक्स भी ऑपरेटर था। बट अब यहाँ पे ये साई एक्स फंक्शन पार्ट है, जो फंक्शन पार्ट है तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जो आप मैथमेटिक्स में करते हैं। तो ए एक्स ये लेफ्ट में है, एस सच प्रेजेंट रहेगा, और एक्स पावर m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m मल्टीप्लाई मिलेगा और x पावर m माइनस 1। अब m वैल्यू कांस्टेंट है, अब x और x पावर m माइनस 1 प्रोडक्ट करेंगे तो ये फिर से x पावर m बन गया। बट आपको ये n टर्म्स तक का इफेक्ट चेक करना है, तो अभी सम टर्म्स और सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर साई पे ऑपरेट करें तो वन टाइम आपने ऑपरेट कर लिया
तो इसको आप नोट कर सकते थे ए एक्स डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, और ये एक्शन आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ए एक्स डी बाई डी एक्स एफ सच, और ये फॉर्म यहाँ पे प्लेस करेंगे तो एम ए एक्स पावर एम, एम ए कांस्टेंट है, एक्स पावर एम का आप डिफरेंशियल कर सकते हैं, एम और ये ए और इस ए से प्रोडक्ट करके स्क्वायर बन गया, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो m फिर से मल्टीप्लाई मिलेगा, और x पावर m माइनस 1 डिफरेंशिएशन से, और x आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर से x पावर m में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब क्यूब के लिए स्टेप और हिंट कर रहा हूँ। जब क्यूब करेंगे तो डबल डिफरेंशियल आपने कर लिया है भाई, ओनली वन टाइम डिफरेंशियल और करना है। इसको आप नोट कर सकते थे ए एक्स डी बाई डी एक्स, ए एक्स डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये साई पे आप ऑपरेट करेंगे, और ये एक्शन आपने अभी फाइंड कर लिया है। तो फिर से आप डिफरेंशियल करेंगे इस पार्ट का, तो ए स्क्वायर यहाँ पे और ए पार्ट ये, ए क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से m मल्टीप्लाई मिलेगा और m स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है, तो ये फॉर्म फिर से m क्यूब a क्यूब x पावर m माइनस 1 मिलेगा, और x ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से x पावर m बन जाएगा। तो मैंने 3 टर्म्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे एक्शन के लिए, तो 3 टर्म्स 1 पावर 2 पावर और 3 पावर आपको यहाँ पे हिंट कर दिए। तो अब इससे एनालॉजी करके कंपैरिजन करके, अगर यहाँ पे 1 पावर था ऑपरेटर का, तो आप चेक करिए ये ए एस सच है, जो आपने यहाँ पे पावर लिया है एक्स का, वो ये टोटल पार्ट के 1 पावर को आप फंक्शन में एस सच मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही स्क्वायर पे जाइए, तो ये टर्म का अब की बार स्क्वायर हो गया और फंक्शन एस सच है। क्यूब किया तो एम ए का क्यूब हो गया, फंक्शन एस सच है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप nth टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और nth टर्म के लिए ए आपको n टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ए एक्स डी बाई डी एक्स पावर n साई एक्स, ए एक्स डी बाई डी एक्स पावर n x पावर m। जब डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे m a पावर n बनेगा, और फिर से x पावर m सेम रहेगा। तो ये एक्शन को मैंने कंपैरिजन से नोट कर दिया। जैसे जैसे वन टाइम डिफरेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, एम ए का 1 पावर इंक्रीज होता जाएगा, फंक्शन अनचेंज रहेगा। अब ये सम टर्म्स आपको यहाँ पे कंफर्म हो गए। ये सिमिलर अप्रोच आप किसी भी डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म्स में जो आपको ऑपरेटर डिफाइन किया होगा, उसके एक्शन को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस ऑपरेटर का एक्शन साई एक्स पे करके फंक्शन में क्या चेंज हुआ, उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं डी साई एक्स इज इक्वल टू, जो आप फॉर्म यहाँ पे लेके चले थे, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स डी बाई डी एक्स, और साई एक्स को आपने एज्यूम किया था एक्स पावर एम, समेशन ओवर एन गोज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ए एक्स डी बाई डी एक्स पावर n बाई n फैक्टोरियल x पावर m, और ये पार्ट आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो समेशन ओवर n गोज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ये पार्ट की वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज m a पावर n बाई n फैक्टोरियल x पावर m। अब इस सीरीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे m इंडिसेस है, और यहाँ पे n है, और ये n फैक्टोरियल, और समेशन का इंडिसेस n है। तो ये फर्स्ट ये टर्म को आप नोट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल m a x पावर m, और इस टोटल पार्ट को आप नोट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल a मल्टीप्लिकेशन में x टोटल पावर m। तो आप एनालॉजी करिए, आपने फंक्शन एज्यूम किया था x पावर m,
ये ऑपरेटर ऑपरेट करके एक्शन में क्या चेंज हुआ कि जहां पे x है वहां पे एक्सपोनेंशियल a मल्टीप्लिकेशन में x नॉट कर सकते हैं। तो इसी से एनालॉजी करके आपको ये कंफर्म हो गया कि x के प्लेस पे एक्सपोनेंशियल a x नॉट कर सकते हैं, जो थर्ड ऑप्शन से मैच कर जाएगा। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर स्टेप पे डाउट है तो पूछ सकता है, तो हो सकता है कि सम स्टूडेंट को ये मेथड न्यू लग रहा हो। बाकी डिफरेंशिएशन है फंक्शन पार्ट का, एक्सपोनेंशियल सीरीज में आपको वो एडजस्ट करना है। ये सेम मेथड जब भी डिफरेंशियल ऑपरेटर का कोई फंक्शन आपको ऑपरेट करना होगा आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्शन को कंपेयर करने के लिए रिजल्ट नोन है तो उसके लिए आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जैसे लास्ट सम प्रॉब्लम्स में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी सर इसमें डी ऑप्शन कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि सर हम सीरीज तो सर हमारी एक्सपोनेंशियल पे लगी थी, साई एक्स हमने x टू दी पावर m माना था। तो अब सर देखिए मैं बताता हूँ अभी, अगर आप x पावर m ले रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं पे होता एक्सपोनेंशियल a x पावर m तो आपका डी ऑप्शन बनता। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? जहां पे आपने x लिया वहां एक्सपोनेंशियल x कर दिया आपने, क्लियर है? अगर कहीं पे साइन x लेते फंक्शन में, साइन x लेते और साइन x का पावर m हो जाता, एक पार्ट तो ये होता, तो जो फंक्शन लिया आपने उसका पावर m हो रहा है, तब तो आप जो कंडीशन मैंने बताया कि x पावर m है तो साइन x पावर m, जो भी फंक्शन लिया उसका पावर m हो रहा है, तो इट मींस जहां पे x है वह आपने क्या रिप्लेस किया, साइन x, यहाँ पे एनालॉजी कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है, तो ये इसी पार्ट को आपको चेक करना कि x में क्या चेंज हो रहे हैं, x को एक्सपोनेंशियल x थोड़ी किया है जो डी ऑप्शन को आप कंपेयर करेंगे। ओके सर। सर हाँ जी, सर यहाँ पे जो ये जो मेथड है, यहाँ पे साई एक्स को एक्स टू द पावर m ही लेंगे और मतलब कुछ ले सकते हैं? कोई भी ऐसा फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं जिसको इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशियल कर पाए। साइन एक्स भी ले सकते थे, कॉस एक्स भी ले सकते थे, आप कितनी बार डिफरेंशियल कर लीजिए साइन एक्स कॉस एक्स को, ठीक है। हाँ सर, सर ये लास्ट स्टेप में थोड़ा समझ नहीं आया हाँ सर, जी, क्या स्टेप बताइए। जो साई ई टू द पावर देखो एक्स फिर से मैं, ब्रैकेट में हाँ लिखेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ ये सीरीज तक शायद सभी को कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट इसका रिजल्ट मैंने प्लेस किया है और ये एन फैक्टोरियल एस सच है, तो इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज में कैसे नोट कर सकते हैं, ये इस पे तो डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। अगर इस पे डाउट नहीं है तो आप ये टर्म को चेक करिए, इस स्टेप को एक्सपोनेंशियल पावर एम ए एक्स पावर एम है, इसको हम नोट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ए का पावर एम एक्स पावर एम लिख सकते हैं। तो इसी को क्या कंबाइंड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल ए मल्टीप्लिकेशन में एक्स टोटल पावर एम भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर। ऑपरेटर ऑपरेट करने से पहले जो भी आपने फंक्शन लिया, आपने फंक्शन क्या लिया, एक्स पावर एम। अब इस पार्ट में चेक करिए, ये पावर सेम है, ओनली यस एक्स के सर, प्लेस पे क्या चेंज हुआ, ई टू द एक्स में पावर ए एक्सपोनेंशियली एक्स। मल्टीप्लाई हो गया, यही तो चेंज हुआ। हाँ सर। जो भी आप फंक्शन एज्यूम करेंगे, ऑपरेटर ऑपरेट करके क्या चेंज हुआ कि जहां पे x है, x को एक्सपोनेंशियल a से मल्टीप्लाई करना है, बाकी फंक्शन फॉर्म सेम रहेगा, यही तो रिप्लेसमेंट है। हाँ सर, समझ आ गया सर। जो भी पावर था फंक्शन में, जो भी हमने फॉर्म एज्यूम किया वो तो फॉर्म पावर सेम है, ओनली जहां x था उस x के प्लेस पे आपने एक्सपोनेंशियल a से x को मल्टीप्लाई करके चेंज किया है। तो अगर आप यहाँ पे साइन x एज्यूम करते तो यहाँ पे ऑपरेटर के एक्शन से क्या चेंज हो जाता कि साइन ऑफ एक्सपोनेंशियल a मल्टीप्लिकेशन में x, ये पार्ट बन जाता है इस ऑपरेटर के एक्शन से। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर, जो हो भी गया फॉर्म सर। आप एज्यूम करेंगे उसमें x को एक्सपोनेंशियल a मल्टीप्लाइड बाई x से रिप्लेस कर देंगे, यही तो एक्शन यहाँ पे है, ठीक है। सर कुछ भी लेट करे तो हाँ आंसर जी, सेम ही आएगा।
हाँ जी, वो फॉर्म में सिर्फ क्या चेंज होगा कि x बस के प्लेस पे एक्सपोनेंशियल a मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा। हाँ ये मतलब सेम ही आ जाएगा हाँ रिजल्ट, जी, हाँ एक्स जी, ए की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर a इंटू एक्स आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए यहाँ पे फंक्शन में x को ये मॉडिफाई कर दिया। कोई भी ऐसा फॉर्म आप एज्यूम कर सकते हैं जिसको आप कितने टाइम भी डिफरेंशियल कर लें। सर इसके अगर मैं लिए केयरफुल अगर होना x देखो x पावर 6 लेता है अगर, तो ये इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे इसका 7th टाइम डिफरेंशियल 6th या 7th टाइम डिफरेंशियल करेंगे, ये कांस्टेंट बन जाएगा या जीरो बन जाएगा। तो इसीलिए m को मैंने अननोन लिया। अभी m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जिससे ये इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशियल कर पाए। कोई भी आप फंक्शन आप ऐसा एज्यूम कर लें जिसको इनफाइनाइट टाइम लार्ज नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशियल कर पाए। कोई कुछ पूछ रहे थे अभी, मैं क्लियर सुन नहीं पाया क्या पूछ रहे हैं। सर मैं क्यों कह रहा था कि फंक्शन को एज्यूम करने में केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो वो स्टेटमेंट में मेंशन था, डिफरेंशियल किसका इजी होगा वो फॉर्म आप एज्यूम करिए ना। आप ऐसा फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, आप ये भी एज्यूम कर सकते थे, बट इससे आपको कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप कोशिश ये करिए कि इजीएस्ट फॉर्म पे जाएं, जिससे आप कंपैरिजन में आपको डिफिकल्टी फेस ना हो। जो ये फॉर्म भी अगर कहीं पे एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आ रहा है तो ये भी तो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशियल है या नहीं है। बट लास्ट में हो सकता है आपको फॉर्म को कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैंने इजीएस्ट फॉर्म लिया पावर के फॉर्म में। साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। देखो एज सच वो प्रॉब्लम हो सकता है कि कहीं पे पूछा जाए, बट उसका रिजल्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे यूज होगा, तो दैट टाइम पे फिर से बताना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही उसको सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर टू ऑपरेटर्स A and B, show that exponential A operator B multiplied by exponential minus A देखो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट में कुछ लास्ट में मॉडिफिकेशन हो, जब सॉल्व करेंगे तब कंफर्म हो जाएगा। अभी इसी फॉर्म में नोट करेंगे। ऑपरेटर के लिए कैप नोटेशन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ पे मैं फिर से कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में नोट करा दे रहा हूँ विद सम एक्स्ट्रा कंडीशन। फॉर टू ऑपरेटर्स A and B, such that commutator of AB is some constant operator B, where alpha is scalar. Then show that, को प्रॉब्लम इसीलिए जस्ट नोट करा रहा हूं मैं कि इसके जो रिजल्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है, कहीं आगे अप्लाई हो सकता है। प्रॉब्लम
ऐसा आपसे पूछा जाता तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, बट इनके रिजल्ट तो जरूर आपको पता होना चाहिए। ये बी एक्सपोनेंशियल ए मल्टीप्लिकेशन में बी, फॉर टू ऑपरेटर्स A and B which commute with their commutator. Then show that exponential A multiplied by exponential B, exponential of A plus B plus commutator of AB by 2, ये टोटल का एक्सपोनेंशियल है। ये जो ऑल टर्म मैंने लिखा है वो एक्सपोनेंट में है। इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है इन टू डिफरेंट वे। अब से पहले आप लोग एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल y, आप एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई नोट कर लेते थे। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने यही स्टेप फॉलो किया है कि अगर एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट है तो उनके एक्सपोनेंट को ऐड करके एक्सपोनेंशियल फाइंड कर लेते थे, बट ऑपरेटर्स के लिए ये स्टेप ऑलवेज करेक्ट नहीं है। अगर x और y कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर हैं या स्केलर्स हैं या इनमें से कोई एक स्केलर है तब तो ये करेक्ट है, बट अगर बोथ ऑपरेटर्स हैं और उनके कॉम्यूटेटर का आपको आइडिया नहीं है या नॉन कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स हैं तब ये आप एज सच जो नंबर के लिए आप रिजल्ट यूज कर रहे थे, आप अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट को ऐड करके एक्सपोनेंशियल फाइंड करेंगे तो रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो एक तो आपका ये इंपॉर्टेंस आपको कंफर्म हो गया कि रिजल्ट क्या बनेगा अगर टू ऑपरेटर्स के एक्सपोनेंशियल टर्म को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, अगर कॉम्यूट करते तो ये टर्म 0 बन जाता लास्ट टर्म, तब आपको यही रिजल्ट बन जाता है। बट अगर कॉम्यूट नहीं करते हैं तो ये फॉर्म बनेगा। इसमें भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, विच कॉम्यूट विद देयर कॉम्यूटेटर, तब ये रिजल्ट, नहीं तो और भी टर्म आएंगे। और आगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस पे कहीं कोई नोटेशन बना दें जिससे आपको ये रिजल्ट रिवीजन करने के टाइम पे आप रिवाइज कर पाए, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसको सॉल्व करने के लिए इस फर्स्ट रिजल्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चाहे आपको मेमोराइज ना हो, बट जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस फर्स्ट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए फर्स्ट पार्ट आपको बताया है। डिफरेंट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट मेथड, इस एक्सपोनेंशियल सीरीज को ओपन करें, इस एक्सपोनेंशियल सीरीज को ओपन करें और प्रोडक्ट करते जाएं। स्टार्टिंग के 3-4 टर्म्स पे आप स्टेप फॉलो करें और जो वहाँ पे एनालॉजी करके रिजल्ट बनेगा उनको आप एडजस्ट कर लेंगे तो हो सकता है आपको ये सीरीज फॉर्म वहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। बट मैं एक अनदर मेथड आपको हिंट कर रहा हूँ जो आगे आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों ने ये MSc लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे जो बुक पढ़ा हो वहाँ पे ये एग्जाम्पल वाइज आपको दिए भी हों, आपने सॉल्व भी किए हो, बट यहाँ पे इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस की वजह से मैं ये प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक फंक्शन एज्यूम करके चलेंगे, फंक्शन ऑफ लैम्डा। लैम्डा इज एनी स्केलर, बट जो फंक्शन होगा वो ऑपरेटर के टर्म्स में होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए। ये फॉर्म कैसे एज्यूम किया वो यहाँ से आपको इस फॉर्म से आइडिया है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वहां पे एक्सपोनेंट में लैम्डा स्केलर से मॉडिफाई कर लिया और फंक्शन ऑफ लैम्डा एज्यूम कर लिया।
इसका सीरीज एक्सपेंशन करके, इस फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन करके आप ये रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं। और सीरीज एक्सपेंशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट होंगी सम डेरिवेटिव्स की। अगर आप ये सीरीज पे जाएं, आप शायद मैक्लोरियन सीरीज वर्ड यूज करते होंगे इसको, लैम्डा यहाँ पे 0 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म्स में नोट करेंगे। ऐसे ही आपको ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। ये डैश में जो नोटेशंस हैं वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत जल्दी से एफ डैश लैम्डा फाइंड करिए, दैट इज डी बाई डी लैम्डा ऑफ एफ लैम्डा। इसको ट्राई करिए। देखो डिफरेंशियल आप लोगों ने स्टेप फॉलो किया होगा। स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। स्टेटमेंट में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट करते हैं। जो कम्यूट नहीं करते तो आपको ऑर्डर पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं बाई मिस्टेक आपने ऐसा स्टेप ना फॉलो कर दिया हो जिसमें ए और बी का ऑर्डर चेंज हो रहा हो। तो डिफरेंशियल करने के लिए यहाँ पे 2 डिफरेंट टर्म्स में लैम्डा है, एक इस पार्ट पे लैम्डा है और एक इस पार्ट पे लैम्डा है। तो बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी लैम्डा ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए। पहले इस टर्म का डिफरेंशियल कर रहा हूं मैं। बी में कोई लैम्डा नहीं है, सिर्फ इस पार्ट पे लैम्डा है, तो ये टर्म को कांस्टेंट लेके चलेंगे। एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए। अब इस एक्सपोनेंट का जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो इस लैम्डा एक्सपोनेंट का जब डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो लैम्डा का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है ए। अब इस ए को एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए के लेफ्ट में भी नोट कर सकते हैं और राइट में भी नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनी ऑपरेटर कॉम्यूट्स विद फंक्शन ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसी टर्म को आप ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए भी नोट कर सकते थे, ये भी नोट कर सकते हैं। जो भी मैंने सजेस्ट किया वो सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑपरेटर का फंक्शन है। बाकी पार्ट एज सच प्लस, अब फर्स्ट ऑपरेटर टर्म एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए कांस्टेंट, बी में लैम्डा नहीं है। अब ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए। अब जब आप लैम्डा एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करेंगे लैम्डा के रेस्पेक्ट में तो माइनस ए मिलेगा। अब इस माइनस ए को एक्सपोनेंशियल लैम्डा माइनस लैम्डा ए के साथ तो प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, बट आपको बी के साथ प्रोडक्ट चेंज करने का कोई आइडिया नहीं है, तो जनरली आप बी से ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर आपको इस ए को नोट करना हो तो यहाँ तो नोट कर सकते थे, बट इसके लेफ्ट में नोट नहीं कर सकते, यहाँ पे नोट नहीं कर सकते थे। इस पॉइंट पे आपको अलर्ट रहना है जिससे आपका कोई मिस्टेक यहाँ पे इंक्लूड ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा कोई हिंट नहीं है कि ऑपरेटर्स ए एंड बी कम्यूट करेंगे। तो जनरली नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे यूज करना है। अब इस फॉर्म पे आप ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए एज सच, और ये माइनस एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए। मैंने इस ए को यहीं पे प्रेजेंट कर दिया जिससे फॉर्म इजीली कंपेयर हो जाए। अब आप ये चेक करें, इसको फिर से एफ ऑफ लैम्डा नोट कर सकते हैं, इस टर्म को फिर से एफ ऑफ लैम्डा नोट कर सकते हैं।
then this term can be written as commutator of a with f lambda। और ये जो ऑपरेटर a है वो इस f ऑफ लैम्डा, क्योंकि ओनली ये जस्ट नोटेशन मैंने बताया है, ओनली स्केलर का ही फंक्शन नहीं है, इसमें ऑपरेटर्स भी आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे ये कॉम्यूट नहीं करेगा। अगर ओनली स्केलर का फंक्शन होता, ऑपरेटर्स नहीं होते, तब ये कॉम्यूट कर जाता है। जो आपको यहाँ पे अब कंफर्म हो रहा है कि कॉम्यूट नहीं करेगा, जो कॉम्यूट नहीं करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पे फाइंड होगा। अब यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट था एक तो एफ ऑफ जीरो का, एक एफ डैश जीरो का। मैं साथ के साथ आपको यहाँ पे नोट करता जा रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो लैम्डा के प्लेस पे जीरो कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया, तो यहाँ पे प्लेस किया तो ये ऑपरेटर बी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अब आप प्लेस करेंगे एफ डैश जीरो, तो जहाँ पे लैम्डा है आप उसको 0 कर देंगे, तो एफ ऑफ जीरो एंड दिस वैल्यू इज कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड हैं। तो लैम्डा सिर्फ इस टर्म में है, यहाँ पे तो लैम्डा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशियल कर सकते थे, यहाँ पे डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज ए एज सच डेरिवेटिव ऑफ एफ लैम्डा। तो यहाँ से एफ डबल डैश जीरो फाइंड हो गया, कॉम्यूटेटर ऑफ ए विद एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो आपने यहाँ पे फाइंड किया है, तो ओनली ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने में आपको मोर टाइम लगेगा, बाकी आप वन वन स्टेप में नोट करते चले। इस एफ डैश जीरो की वैल्यू कॉम्यूटेटर में है फिर से, तो यहाँ पे डबल कॉम्यूटेटर आ गया। ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नोट कर लें, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये एफ डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म्स में डिफाइन हो जाएगा। लैम्डा के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो अब की बार ये ट्रिपल कॉम्यूटेटर का कंसेप्ट है। अब आपको जो डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड थे वो फाइंड हो गए, अब इस सीरीज में प्लेस कर दीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर रहा हूं, एफ ऑफ लैम्डा दैट इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए is equal to f dash 0, f dash 0 is b plus lambda power 1 f dash 0, f dash 0 is commutator of ab plus lambda square by factorial 2 f double dash 0, f double dash 0 is commutator of a with commutator of ab plus lambda cube by factorial 3 f triple dash 0 that is triple commutator। तो ये आपको रिजल्ट फाइंड हो गया। इनफाइनाइट सीरीज में आपने डेरिवेटिव जो रिक्वायर्ड थे वो फाइंड करके प्लेस कर दिया, बट अभी ये रिजल्ट इसको कोई नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे, जो थर्ड पार्ट है उसको ड्राइव करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी। बट जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, एसएच मैच नहीं किया, बट मैच कराने के लिए अगर लैम्डा को 1 कर दें तो रिजल्ट मैच कर जाएगा। एक्सपोनेंशियल ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस ए, तो फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट था वो आपको फाइंड हो गया। देखो मैंने ये अनदर मेथड आपको हिंट किया है। फर्स्ट मेथड में आपको हिंट किया कि सीरीज एक्सपेंड करके अगर आप इजीली रिजल्ट को कंपेयर कर पा रहे हैं, जो आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद टर्म्स आएंगे उनको आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि वो सिंगल कॉम्यूटेटर बनेगा डबल कॉम्यूटेटर बनेगा, तब आप सीरीज एक्सपेंड करके भी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं।
जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम का रिजल्ट है ये आपको यहाँ पे चेक कर लीजिए, एस एच फाइंड हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है इस लैम्डा की वैल्यू मैंने 1 के लिए आपको डिस्कस कर दिया, हो सकता है इस एक्सपोनेंट में कहीं पे एक्सपोनेंशियल 2a एक्सपोनेंशियल -2a होता, तो आपको इस लैम्डा की वैल्यू को प्लेस करते जाना है। इसी रिजल्ट से आप किसी भी एक्सपोनेंट में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई किया हो उसके लिए लैम्डा को प्लेस करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट फिर से रीड करिए, यही सेम ऑपरेटर नोटेशन है। एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है कि कम्यूटेटर की फॉर्म अल्फा बी है, यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। कम्यूटेटर ऑफ ए बी प्रॉब्लम में आपको मेंशन किया हुआ है अल्फा स्केलर है और ऑपरेटर बी। जब आप ये डबल और ट्रिपल कम्यूटेटर फाइंड करेंगे तो इस कम्यूटेटर की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो ASH और ये वैल्यू को प्लेस किया अल्फा बी। अल्फा स्केलर है, कम्यूटेटर ऑफ ए बी, और ये आपको फिर से यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस सम चेंज टू अल्फा स्क्वायर बी। ट्रिपल कम्यूटेटर, तो ये अल्फा क्यूब बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिमिलर स्टेप फॉलो करेंगे। ये अल्फा बी, अल्फा आउटर में नोट किया, फिर से कम्यूटेटर ए बी दैट इज अल्फा स्क्वायर बी हो गया, फिर आप ए बी कम्यूटेटर लिखेंगे तो अल्फा क्यूब बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सीरीज में प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो एक्सपोनेंशियल ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस ए, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की वैल्यू प्लेस करते जाएंगे। वॉल्यूम नहीं आ रहा आपका। कौन बोल रहा है? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ये इनफाइनाइट सीरीज बन गया। बी को अगर आप राइट में कॉमन लें तो ये फर्स्ट सम 1, सेकेंड टर्म अल्फा, ये शायद फैक्टोरियल 2 छूटा है यहाँ पे, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3, अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो यह स्केलर अल्फा के लिए एक्सपोनेंशियल सीरीज बन गया, इसको आप एक्सपोनेंशियल अल्फा और बी मल्टीप्लाई में नोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट पे जाइए, यही आपको शो करना था। अब थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि अब की बार यहाँ पे बोथ ऑपरेटर के एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट है, तो ये टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से सम एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। फिर से यहाँ पे सिमिलर फंक्शन एज्यूम करेंगे, बट अब की बार आपको फॉर्म यहाँ पे लाइक दिस एज्यूम करेंगे, एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी। ये लैम्डा क्या सजेस्ट करता है? ऑपरेटर में लैम्डा मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट, क्योंकि हमें लैम्डा को लास्ट में अगर 1 कर देंगे तो ये थर्ड पार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो कंफर्म हो जाएगा। तो जो फॉर्म है कैसे हम उसको फंक्शन एज्यूम करेंगे, वो प्रॉब्लम में जो पार्ट शो करना है उससे आपको हिंट मिलेगा। अब एफ लैम्डा फाइंड हो गया। अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लैम्डा के रेस्पेक्ट में फाइंड करें तो यहाँ पे बोथ टर्म में लैम्डा है। पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल, एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो ए मल्टीप्लाई मिलेगा, सेकंड एस एच प्लस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे एक्सपोनेंशियल एस एच, और एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो बी मल्टीप्लाई मिलेगा। अब ये जो पार्ट है
ये यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर चेंज अलाउड नहीं है क्योंकि ऑपरेटर ए और बी कम्यूट नहीं करते हैं। तो इसको मैंने लेफ्ट में नोट कर लिया, एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी प्लस एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा बी, सॉरी प्लस लैम्डा बी। इस फॉर्म में कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए, जो ये टर्म है वही सेम टर्म ये है, ओनली ऑपरेटर सेम ऑपरेटर के फंक्शन के साथ मैंने ऑर्डर चेंज किया है, अनदर ऑपरेटर के साथ ऑर्डर चेंज नहीं किया है। अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन है ए और बी कम्यूट नहीं करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे सम फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम का रिजल्ट था, ये फंक्शन आपने एज्यूम किया था, इस फॉर्म का जो रिजल्ट है ये पार्ट, ये फॉर्म बनाने के लिए ये फॉर्म कब बनेगा, यहाँ पे सम फैक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे रिजल्ट अनचेंज है। अब आप ये चेक करें, आपके पास ये टर्म प्रेजेंट है एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी प्रेजेंट है, तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी, ये तो मैंने सच रखा। अब एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी, इस पार्ट में वो टर्म इंक्लूड करने के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए ये टर्म मल्टीप्लाई कर लिया, तो रिजल्ट अनचेंज रहेगा, चेक कर सकता है। ये टर्म की वैल्यू 1 है, यूनिट ऑपरेटर है। ये ए और यहाँ पे जो आपने एफ लैम्डा एज्यूम किया था वो एफ लैम्डा बन गया। और यहाँ पे ये टर्म को चेक करें, इसके अलावा जो टर्म है ये फिर से एफ लैम्डा बन गया। जो आपने इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए एफ ऑफ लैम्डा एज्यूम किया है उसके फॉर्म में ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए, जो आपको फर्स्ट पार्ट में अप्लाई कराया था, फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है, दैट इज बी प्लस लैम्डा कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल कॉम्यूटेटर प्लस लैम्डा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल कॉम्यूटेटर। अब प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पे जाइए, एक बार वहां पे कंडीशन मेंशन किया हुआ है, ए एंड बी आर ऑपरेटर्स व्हिच कॉम्यूट विद देयर कॉम्यूटेटर। ऑपरेटर कॉम्यूट नहीं करते हैं, ऑपरेटर टू ऑपरेटर्स के कॉम्यूटेटर ए बी के साथ कॉम्यूट करते हैं। इट मींस ये टर्म 0 बन जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगा। स्टेटमेंट में मेंशन है कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी, इसका कोई आइडिया नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, बट ये कॉम्यूटेटर के साथ ऑपरेटर ए का फिर से कॉम्यूटेटर फाइंड करेंगे तो ये 0 बनेगा, और ऑपरेटर बी के साथ भी कॉम्यूटेटर से कॉम्यूटेटर फाइंड करेंगे तो ये 0 बनेगा। ये टर्म का हिंट दिया हुआ। इट मींस इस कॉम्यूटेटर से हाई ऑर्डर वाले कॉम्यूटेटर्स, डबल ट्रिपल कॉम्यूटेटर 4 टाइम कॉम्यूटेटर, वो सब 0 बन जाएंगे। ओनली एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए बी एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए की सीरीज में फर्स्ट 2 टर्म कंट्रीब्यूट करेंगे, रिमेनिंग टर्म्स 0 हो जाएंगे। ये स्टेप सभी को क्लियर होना चाहिए। ये रिजल्ट अभी ड्राइव कराया था, इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में, ए एंड बी आर ऑपरेटर्स व्हिच कॉम्यूट विद देयर कॉम्यूटेटर। उससे आपको ये हिंट हुआ कि ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स 0 बनेंगे, तो यहाँ से
ये टर्म के आगे के जो टर्म्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तो ओनली दीज टू टर्म्स यहाँ पे नॉन जीरो रहेंगे। अब इस रिजल्ट में प्लेस कर दीजिए डी एफ लैम्डा बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू ए, ये एफ लैम्डा राइट में कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बी प्लस लैम्डा कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी, राइट में मैंने एफ लैम्डा नोट कर दिया। अब इस इक्वेशन पे अगर जाएं तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रल करके एफ लैम्डा का फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रल पार्ट पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी एफ लैम्डा बाई एफ लैम्डा इज इक्वल टू ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर बी प्लस लैम्डा कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी डी लैम्डा, और इंटीग्रल करेंगे तो ln ऑफ एफ लैम्डा प्लस दीज कॉम्यूटेटर लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, लैम्डा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आप ऐड कर सकते थे, बट वो कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अब एंटी लॉग लेंगे तो एफ ऑफ लैम्डा इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा ए प्लस बी प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी। अब एफ ऑफ लैम्डा जो आपने एज्यूम किया था एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी, वो आपको यहाँ पे फाइंड हो गया, बट आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल ए एक्सपोनेंशियल बी का प्रोडक्ट फाइंड करना था, और आप फाइंड करने के लिए लैम्डा वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, और जैसे ही आपने 1 किया तो ये एक्सपोनेंशियल ए एक्सपोनेंशियल बी, और राइट में इसका लैम्डा का वैल्यू प्लेस किया तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर बी प्लस कॉम्यूटेटर ऑफ दीज टू ऑपरेटर बाई 2। ये रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड था। अब आपकी चॉइस है, चाहे ये फॉर्म को मेमोराइज करें इस रिजल्ट को विद द कंडीशंस जो आपको स्टेटमेंट में कंडीशन नोट कराई उनके साथ, ये याद मेमोराइज करें या ये पार्ट मेमोराइज करें, आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऐसा पूछा जाएगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट का कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम सम स्टूडेंट ने अपने ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे हो सकता है सॉल्व भी किया हो। आपको ऑपरेटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स डिस्कस हो गए, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट्स उन पे प्रॉब्लम्स हो गए, फिजिकल सिग्निफिकेंस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का हो गया, किसी ऑपरेटर का इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे फाइंड करना है, किसी ऑपरेटर का एक्शन दिया है उसका फॉर्म कैसे फाइंड करना है, फॉर्म दिया है तो फंक्शन में क्या मॉडिफिकेशन होगा, वो सब प्रॉब्लम्स आपके कंप्लीट हो गए। बट एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर बचा है अभी जिसमें कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी जिससे एक साथ उसके सारे पॉइंट्स नोट हो जाएं, तो दैट ऑपरेटर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पेरिटी ऑपरेटर। पेरिटी ऑपरेटर आप ये पेरिटी वर्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में यूज किए होंगे। कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन का पेरिटी इवन और ऑड पेरिटी चेक करने के लिए आप यूज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पर्टिकुलर फंक्शन का पेरिटी डिसाइड करने के लिए आप ऑपरेटर से एक्शन चेक करेंगे, उसके रिगार्डिंग एक ऑपरेटर होगा,
और पहले पेरिटी का एक सिंपल मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि पेरिटी में आप न्यूक्लियर फिजिक्स में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी पेरिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। आप चेक करिए, वहां पे हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर लेबल की पेरिटी चेक करने के लिए आपने -1 पावर एल किया होगा। ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा शायद सभी को। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में -1 पावर एल, एल की वैल्यू प्लेस करके आप चेक करते हैं कि फंक्शन की पेरिटी इवन है ऑड है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पेरिटी या पेरिटी इन्वर्जन पढ़ा होगा, स्पेस इन्वर्जन। जब आप एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स में आप न्यूक्लियर फोर्सेस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे चार्ज कंजुगेशन, टाइम रिवर्सल और आपका स्पेस रिफ्लेक्शन, दीज के स्टेप्स फॉलो किए होंगे। तो वो दैट टाइम पे भी आपको पेरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले तो आपको पेरिटी का आइडिया होना चाहिए। देखो, अगर वन पार्टिकल सिस्टम है, स्टेटमेंट पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे, अगर वन पार्टिकल सिस्टम है और वहां पे आप फंक्शन के पेरिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे समटाइम एक वर्ड यूज कर लेते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। तो जब वन पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं तब सिमेट्री करेक्टर और पेरिटी करेक्टर कई बार आप टू डिफरेंट वर्ड में से कोई भी आप यूज कर लेते हैं, उसका मीनिंग सेम होता है। बट जब आप मल्टी पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो कई बार होगा कि जो सिमेट्री वर्ड आप यूज कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स इन पेयर। और अभी मैंने जितने भी स्टेप्स आपको डिस्कस किए, जो भी सिलेबस डिस्कस हुआ है, वहां पे मोर देन वन पार्टिकल का कंसेप्ट अभी तक नहीं आया है। आइडेंटिकल पार्टिकल्स में मोर देन वन पार्टिकल का कंसेप्ट आएगा। उससे पहले जब तक मैं आपको स्पेशली हिंट ना करूं, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में वर्ड यूज ना हो, तब तक आप वन पार्टिकल सिस्टम के लिए स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो पहले पेरिटी का आइडिया होना चाहिए। पेरिटी मीन्स स्पेस रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन। तो स्पेस रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जिस ऑपरेटर के थ्रू ये ऑपरेशन करेंगे, दैट ऑपरेटर इज नोन एज पेरिटी ऑपरेटर। जो डेफिनेशन पेरिटी ऑपरेटर का नोट कर सकते हैं, एन ऑपरेटर that reflect the space about the origin. Is called parity operator. तो ये आपको पेरिटी ऑपरेटर का डेफिनेशन नोट हो गया। अगर इसका एक्शन चेक करें, सपोज पेरिटी ऑपरेटर को आप P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेरिटी ऑपरेटर जब आप पोजीशन स्पेस में इसका एक्शन चेक करेंगे, इन पोजीशन स्पेस साइज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। मैंने जनरली इसको 3 डायमेंशन पार्ट के लिए नोट कर लिया है। तो इस पेरिटी ऑपरेटर का एक्शन क्या होगा, जब स्पेस को रिफ्लेक्ट करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने एक कोई पर्टिकुलर वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन से किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है, जेड से किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है। ये सपोज वेक्टर आ रहा है। जब इसका स्पेस रिफ्लेक्ट करेंगे, तो स्पेस रिफ्लेक्शन का मीन्स आप वहां पे 180 डिग्री पे कोई वेक्टर ले रहे हैं, इस वेक्टर से 180 डिग्री पे कोई वेक्टर ले रहे हैं। और जब 180 डिग्री पे वेक्टर लेंगे तो वहां पे आप इसका मिरर इमेज फाइंड कर रहे हैं। इसके नॉर्मली आपने मिरर रखा हुआ है, तो जब नॉर्मली मिरर रखेंगे तो उसका मिरर इमेज आपको लाइक दिस शो होगा। तो इस मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो आपको यहाँ पे पेरिटी ऑपरेटर के एक्शन में इंक्लूड करना है। तो P ऑपरेटर ओवर साई फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू साई फंक्शन ऑफ माइनस वेक्टर R। तो ये वेक्टर R है, और ये जो डैश लाइन मैंने शो की है, ये डैश लाइन माइनस वेक्टर R के लिए है। तो ये पेरिटी ऑपरेटर का एक्शन है। अब किसी वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट किया और उसकी मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो
आर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कंफर्म है कि आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेते हैं। आई जे के एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस वेक्टर आर? माइनस एक्स आई माइनस वाई जे, ये वाई जे माइनस जेड के। अब आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको कोऑर्डिनेट्स बताएंगे कि एक्स के अकॉर्डिंग कितना पार्ट है वाई के लिए और जेड के लिए। तो आप यहाँ पे चेक करें, आर को माइनस आर करने का मीनिंग क्या है? जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसमें एक्स में चेंज हो गया, जो जे कैप का कोफिशिएंट है वो वाई के लिए चेंज करेंगे, और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो जेड के लिए चेंज करेंगे। तो अगर आर वेक्टर को माइनस आर कर रहा है तो मीनिंग आपको अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पता चल गया कि एक्स को माइनस एक्स करेंगे, वाई को माइनस वाई करेंगे और जेड को माइनस जेड करेंगे। ये आपको पेरिटी ऑपरेटर का एक्शन आइडिया हो जाएगा कि जहां पे भी फंक्शन फॉर्म में एक्स है उसको माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई, जेड को माइनस जेड फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सभी को पहले से आइडिया होना चाहिए था कि कैसे हम स्पेस रिफ्लेक्शन करते हैं, कैसे हम मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में फाइंड करते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप रिफ्लेक्शन किसके अबाउट ले रहे हैं। अगर आप, कई बार ऐसा हो सकता है कि जेड के अलोंग मिरर रख देते तब आपको मिरर इमेज ये शो होता है, तब स्पेस कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं, ओरिजिन के अबाउट आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो इट मींस ओरिजिन पर आपने लाइक दिस मिरर प्लेस किया हुआ है कि जो वेक्टर आर मिरर पे नॉर्मल के अलोंग होगा। इट मींस इस आर के परपेंडिकुलर आपको मिरर प्लेस करना है, तो ये कोऑर्डिनेट में चेंज होगा जो आपको यहाँ पे हिंट कर दिया मैंने। तो सिमिलर मीनिंग आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। इसी एक्शन इक्वेशन में जो वेक्टर आर है, सम टाइम आपको फंक्शन लाइक दिस भी नॉट हो सकता है। इस साई फंक्शन ऑफ वेक्टर आर का मीनिंग क्या है कि साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन 3 डायमेंशन। तो अब आपको ये पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट होके क्या एक्शन चेंज होगा कि एक्स को माइनस एक्स करेंगे, वाई को माइनस वाई करेंगे और जेड को माइनस जेड करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये पेरिटी ऑपरेटर का एक्शन आपको कंफर्म हो गया मल्टी डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए। अब यही पार्ट ऐसा हो सकता है कि आपको किसी अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करना हो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करना हो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको अप्लाई करना हो। तो पेरिटी ऑपरेटर का एक्शन क्या है, उसका एक्शन इक्वेशन क्या है, कैसे आप चेंजेस करेंगे, कार्टेशियन में क्या चेंज करेंगे, वो आपको मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अगर आप किसी, ये सभी को नोन होगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जब आप रिलेट करते हैं, देखो मैं फिर से थोड़ा हिंट कर रहा हूँ, सभी को सम हो सकता है कुछ पॉइंट्स नोन हो। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की हमें रिक्वायरमेंट कब होती है? हम उन एप्लीकेबल, तो कार्टेशियन भी ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे लिए वो बेनिफिशियल कब है, कब हम प्रीफर करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को? जब प्रॉब्लम में स्फेरिकल सिमेट्री होगी, जब चाहे हम EMT में भी यूज करते हैं, कोई और ब्रांच में भी यूज करते हैं, हम प्रीफर तभी करते हैं जब हम प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो या कोई और पार्ट की बात कर रहे हैं, उसमें स्फेरिकली सिमेट्री आएगा। और स्फेरिकली सिमेट्री के लिए हमारी जो प्रॉब्लम कार्टेशियन में थोड़ा डिफिकल्ट हो रही थी वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इजी हो जाता है। तो हम जिस पॉइंट के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फीयर एज्यूम करता है। इस पॉइंट से पास होता हुआ आप एक स्फीयर इमेजिन करेंगे। इट मींस ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस का आप एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, स्फीयर आप एज्यूम करके चलेंगे। ये सेंटर ओरिजिन से इस पॉइंट स्फीयर के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो r है। जेड एक्सिस से इसका एंगल आप थीटा लेते हैं और इस वेक्टर का XY प्लेन पे जो शेडो पड़ता है, प्रोजेक्शन, उस प्रोजेक्शन का x एक्सिस से एंगल फाई लेते हैं। ये पॉपुलर नोटेशंस आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़े होंगे। कन्वर्जन सभी को पता है बट मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूँ।
आगे करेक्टली अप्लाई कर पाए। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट फाइंड करने के लिए पहले z पे जाइए। ये z के अलोंग प्रोजेक्शन, ये पार्ट आपको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का शेडो। ये वेक्टर है, वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो जिस डायरेक्शन में फाइंड करना है उससे एंगल पता है, तो z को तो आप r cos थीटा सभी ने पढ़ा होगा। अब ये जो शेडो है xy प्लेन पे, ये शेडो, ये पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इस शेडो का ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये शेडो की लेंथ आपको पता चल गई r sin थीटा। और इसका फिर से इस डायरेक्शन में पोजीशन फाइंड करेंगे तो x एक्सिस के अलोंग आपने पोजीशन पढ़ा होगा r sin थीटा cos फाई, y के लिए आपने पढ़ा होगा r sin थीटा sin फाई। कैसे रिलेट करते हैं सभी ने आप पढ़ा होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। और r जो नोटेशन है यहाँ पे वो मैग्नीट्यूड पार्ट है वेक्टर का, ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट। ऐसे यहाँ पे है, आप अगर दीज टू को आप डिवाइड कर दें, y बाई एक्स फाइंड कर लें तो आपको tan फाई का रिजल्ट पता चलेगा। tan फाई इज y बाई एक्स एंड tan थीटा, अगर दीज टू टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो फाई एलिमिनेट हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपको एक पार्ट में यहाँ पे दीज पार्ट, ये r sin थीटा पार्ट बन गया, और जब z से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बनेगा, तो बाई z। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं दीज रिलेशन से। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स पता है, एंगल पता है, लेंथ पता है, तो उनके कंपोनेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड कर सकते हैं, ये सभी को कंफर्म है। बट यहाँ पे जस्ट मुझे रिक्वायर्ड था कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस वेक्टर r। जब माइनस वेक्टर r फाइंड करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तो क्या चेंजेस करेंगे। माइनस वेक्टर r के लिए आप चेक करें, ये एंगल इसके 180 डिग्री पे वेक्टर, जस्ट ये थिंक करें ये वेक्टर r है तो इसके 180 डिग्री पे माइनस वेक्टर r होगा। ये अगर r है तो ये माइनस वेक्टर r है, तो ये z एक्सिस से एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। बट जितना डिस्टेंस स्फीयर के सरफेस पे इस पॉइंट के लिए था सेंटर से, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए है। तो ये करेक्टली आपको पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर r को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप माइनस वेक्टर r कर रहे हैं तो क्या चेंजेस होंगे। r मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट थीटा को आप पाई माइनस थीटा करेंगे। क्यों करेंगे ये आपको कंफर्म होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा बनेगा मिरर इमेज के लिए। ऐसे ही आप इसका जब प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे इस पार्ट का, तो ये मान लीजिए आपने ये पार्ट जब इसका मिरर इमेज फाइंड किया तो यहाँ से एक क्लॉकवाइज, सॉरी ऊपर से देखने पे काउंटर क्लॉकवाइज ही एंगल मेजर करते हैं फाई के लिए। जेड से एंगल पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, चाहे क्लॉकवाइज मेजर करें चाहे काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करें, एंगल पॉजिटिव ही आता है। बट यहाँ पे अगर नॉर्मल व्यू ले रहे हैं, जेड एक्सिस आपके आई को एंटर कर रहा है, तो जब आप व्यू करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से जो प्रोजेक्शन का एंगल मेजर करते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज आपको मेजर करना है। तो फाई जब यहाँ पे मान के चलिए इसका मिरर इमेज यहाँ पे इसका शेडो यहाँ पे है, तो मिरर इमेज का एक्स वाई प्लेन में लाइक दिस शेडो पड़ेगा, तो एक एंगल ये पाई है और फाई ये पार्ट है, तो मेजर किया तो ये एंगल बनेगा पाई प्लस फाई। तो वेक्टर r को माइनस वेक्टर r करने का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या चेंज है वो आपको यहाँ पे मैंने ये नोटेशंस बता दी, आप चेक कर सकते हैं इस पार्ट के लिए। चेक करिए, x को माइनस एक्स कर रहे थे कार्टेशियन, z को माइनस जेड कर रहे थे कार्टेशियन में, आपको यहाँ से कंफर्म हो गया। r के मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं हुआ। थीटा को जैसे ही पाई माइनस थीटा करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये z में चेंज हो गया।
दीज में कहीं ना कहीं किसी पार्ट से आपको चेंज मिल जाएगा दीज कोऑर्डिनेट्स में। तो ये एक मिस्टेक यहाँ पे आपसे हो सकता था कि आप इस मैग्नीट्यूड में भी माइनस कर रहे होते। आप बताइए किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने नेगेटिव पढ़ा है? सभी के लिए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर थीटा और फाई का थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन और कर दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। भाई, जो पॉइंट में बोलता, जो स्टेटमेंट बोलता हूँ, जो वर्ड बोलता हूँ, उसको साथ के साथ थोड़ा विजुअलाइजेशन पार्ट पे भी जाइए, जैसे मैंने सजेस्ट किया। देखो इसी में मैं थोड़ा सजेस्ट करता है इसी डायग्राम में। तो यहाँ पे कभी एक्सिस के भी नोटेशंस बताने हैं, वेक्टर का भी नोटेशन बताना है, तो इस स्फीयर पार्ट को हो सकता है विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले वेक्टर आ रहा, आप कहीं पे भी थिंक कर लीजिए। आपने आप अपने हैंड में पेन लिया होगा, उस पेन को ले लीजिए, उस ठीक है, जहां पे आपने उसका पेन का वन एंड आपके हाथ में टच करता है, उस पे ओरिजिन है। अब उसका 180 डिग्री इमेज बनाइए, इसको 180 डिग्री पे चेंज कर दीजिए। अब विजुलाइजेशन करिए जेड एक्सिस से एंगल कितना बना उसका, एरो की डायरेक्शन में देखें उसको। जो वेक्टर आपने पहले शो किया हुआ है, उसका जो पेन का टिप है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। जेड एक्सिस, आप जो आपका टेबल है, टेबल के वर्टिकल एक्सिस को आप जेड एक्सिस थिंक कर रहे हैं। टेबल के जो बोथ साइड्स हैं वो आपके एक्स वाई प्लेन के लिए हैं। तो जेड एक्सिस से जो आपने पहले वेक्टर एज्यूम किया, उसका एंगल थीटा है, पेन के टिप का एंगल थीटा है। तो आपने उसको पेन को 180 डिग्री पे चेंज कर दिया। अब टिप का डायरेक्शन जेड एक्सिस से चेक करिए क्या है, पाई माइनस थीटा बना। वही आपको मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है, जो भी पूछ रहे थे वो आप चेक यस करिए। सर, यस सर, समझ में आ गया। क्लियर हुआ? अब जो Yes, आपने पहले पेन का डायरेक्शन लिया था इन्वर्ट करने से पहले, अब अपने टेबल पे आप चेक करिए, अगर आपके सर के ऊपर जस्ट बल्ब लगा होता है, ठीक है, तो आपके पेन का एक्स वाई प्लेन पे, इट मींस टेबल पे जो प्रोजेक्शन है, शेडो है, वो एंगल पहले एक्स एक्सिस से फाई है। जब आपने उसको 180 डिग्री चेंज किया तो शेडो भी चेंज हो गया, और शेडो चेंज हुआ तो आप फिर से एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करें, बट वो एंगल आपको टेबल पे देखते हुए काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करना है। अब आप देखिए कितना एंगल बना पहले के रेस्पेक्ट में, पहली शेडो और अब की बार शेडो जो बना है, दोनों के बीच का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल कितना हुआ, पाई प्लस 5 हुआ। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, पाई है, तो दोनों शेडो के बीच का एंगल भी तो पाई बनेगा। यस सर, यस सर। और पहले शेडो का एंगल एक्स एक्सिस से कितना है, फाई है, पाई एक्स्ट्रा एंगल बना, तो कितना बना, पाई प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज ही लेना है। अच्छा, यस सर। विजुलेशन हुआ अब नहीं हुआ? हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब आपको ये पेरिटी ऑपरेशन अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में करने होंगे तो ये 3 चेंजेस करेंगे। आर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेंगे, ओनली एंगुलर पार्ट पे जाएंगे। एंगुलर पार्ट में क्या चेंज करेंगे वो आपको सजेस्ट कर दिया है। ऐसे ही मैंने कार्टेशियन के लिए क्या चेंज किया है वो आपको इस लास्ट स्लाइड में है। ये टोटली मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट यहाँ पेरिटी ऑपरेशन में आप डाउट क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही सेपरेटली आपको डिस्कस किया। अब पेरिटी ऑपरेटर कंटिन्यू करता है। पेरिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू चेक करना है, और आइगन वैल्यू इजीली फाइंड करने के लिए मैं पेरिटी ऑपरेटर का 1 डायमेंशन में जो फंक्शन होगा उस पर एक्शन चेक करेंगे। पेरिटी ऑपरेटर का एक्शन और आइगन वैल्यू इक्वेशन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करना है। लेट psi function of x be the eigen function of parity operator with eigenvalue lambda। तो पेरिटी ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी सेम। आइगन फंक्शन के कंसेप्ट से आपको ये कंफर्म है कि फॉर्म अनचेंज रहना चाहिए। अब यहाँ पे x को -x नहीं करेंगे आइगन वैल्यू में, और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कांस्टेंट आना चाहिए। दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब आइगन वैल्यू इक्वेशन आप यूज करेंगे विद एक्शन इक्वेशन टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। अभी आपको मैंने यहाँ पे ये वेक्टर r
का मिरर इमेज बताया कि ये पार्ट बनेगा। अब इसका जो मिरर इमेज आया, इसका फिर से मिरर इमेज चेक करने लगे तो फिर से जहां पे ओरिजिनल वेक्टर था वही आपको शो होगा मिरर में। तो डबल रिफ्लेक्शन में ओरिजिनल बॉडी के, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। इट मींस 2 टाइम रिफ्लेक्शन करेंगे, पहले 180 किया फिर से 180 कर रहे हैं तो डायरेक्ट बॉडी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पार्ट आपको कंफर्म है। बट आइगन वैल्यू इक्वेशन से अगर पी स्क्वायर यहाँ पे ऑपरेट करें तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से मैंने आपको ये मोर टाइम डिफरेंट ऑपरेटर के लिए हिंट कर दिया कि जो ऑपरेटर का फंक्शन है वो आइगन वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये लैम्डा स्क्वायर बन गया आइगन वैल्यू इक्वेशन से। बट इसी में आपको अगर ऑपरेटर का एक्शन चेक करना हो तो पहले आप 1 पावर के लिए चेक करें, जो अभी मैंने कंसेप्चुअल अप्रोच से हिंट भी कर दिया कि डबल रिफ्लेक्शन लेंगे तो डायरेक्ट बॉडी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो ये पी साई एक्शन इक्वेशन से रिप्लेस करिए। राइट में मैंने आइगन वैल्यू इक्वेशन के रिजल्ट नोट किए हैं। अब लेफ्ट में, क्योंकि ऑपरेटर की आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑपरेटर की एक्शन भी तो इंक्लूड करना है, और एक्शन है स्पेस रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। तो इस पार्ट को आप साई फंक्शन ऑफ -x नोट कर सकते हैं। फिर से आप ये पेरिटी ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करेंगे तो x को फिर से -x करना है, और x को -x किया तो डबल माइनस प्लस हो गया प्रोडक्ट में। ये लाइक दिस बनेगा -x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तरह से आप एज्यूम कर सकते थे कि साई पे आप यूनिट ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर जब यूनिट ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन अनचेंज रहा। बोथ साइड से लैम्डा ये फॉर्म सेम आ गया। जब सेम होने से लैम्डा स्क्वायर लेफ्ट राइट साइड में साई का कोफिशिएंट है, तो लेफ्ट साइड में भी जो कोफिशिएंट होगा अब उसको इक्वेट करके आइगन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। तो पेरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज की 2 कंडीशन है, 2 वैल्यूज अलाउड है ओनली, +1 एंड -1। The eigenvalues of parity operator are +-1। रीजन भी आपको कंसेप्चुअल इसका रीजन पता होना चाहिए कि 2 ही आइगन वैल्यूज क्यों आई। जब कोई भी वेक्टर है आप उसको ओरिजिन के अबाउट स्पेस रिफ्लेक्ट करेंगे तो उस स्पेस रिफ्लेक्शन में सम वेक्टर्स ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सम वेक्टर्स स्पेस रिफ्लेक्शन से, या सम प्रॉपर्टीज सम क्वांटिटीज स्पेस रिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में इनवेरिएंट रहती हैं, अनचेंज रहती हैं। तो जिनके लिए अनचेंज होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग पेरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू +1 बनेगी। जो 180 डिग्री पे चेंज हो जाएंगे, जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए आइगन वैल्यू -1 बनेगी। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज +-1 ही क्यों आती हैं। आप न्यूक्लियर फिजिक्स में हम वेक्टर्स पढ़े होंगे, एक स्यूडो वेक्टर का कंसेप्ट आता है, ठीक है, और भी सम क्वांटिटीज पढ़े होंगे कि स्पेस रिफ्लेक्शन के अबाउट क्या क्वांटिटीज अनचेंज रहती हैं, क्या क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है या नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है नहीं होता है, वो सब EMT में भी आप पढ़ेंगे कि चार्ज चेंज होने से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे क्या चेंज होता है, पेरिटी चेंज होने से क्या चेंज होता है, टाइम के चेंज होने से क्या चेंज होता है, वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। चार्ज कंजुगेशन, पेरिटी इन्वर्जन, टाइम रिवर्सल, ये पार्ट की कंडीशंस चेक किए होंगे। मैं जस्ट इसलिए हिंट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप बुक में उन सबको मेमोराइज कर रहे हो, थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो मोर टाइम तक वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वांटम के लिए वो सब जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज हुआ या न्यूक्लियर फिजिक्स में जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो क्या, बट पेरिटी ऑपरेटर को भी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, उसी से आप आगे अप्लाई करके रिलेट करेंगे तो आप जो यहाँ पे मैं हिंट कर रहा हूँ उससे आपको इजी लगेगा, इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करना था वो हिंट हो गया। 9:30 तक लेक्चर था शायद। यस सर। बाकी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं पेरिटी ऑपरेटर। सर वो बैक स्लाइड में एंगल वाला दोबारा बताना सर, कैसे चेंज हुआ। भाई इतना बताने के बाद भी रिलेट नहीं हो रहा। थीटा वाला बता दो सर। जो अभी कोई अभिषेक शायद पूछ रहे थे, जो आवाज से मुझे लग रहा था, नाम में से और नहीं हूँ,
मैंने उनके लिए भी जो एग्जाम्पल बताया इससे अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। आप जो मैंने बोला शायद उसको अप्लाई तो करके देखिए एक बार। जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे लाइट जला लीजिए, थोड़ा सा प्रोजेक्शन में चेंज होगा क्योंकि लाइट उस वेक्टर के नॉर्मली हो सकता है ना हो, ठीक है। अगर नॉर्मली होता है तो बिल्कुल जो आप मैथमेटिक्स में प्रोजेक्शन पढ़ते हैं बिल्कुल सेम आइडिया आपको मिलेगा। अगर आप उसको मीजर भी कर लें कि इतना लेंथ आना चाहिए तो उतना ही आएगा अगर वेक्टर के नॉर्मली लाइट डाल दें। थोड़ा थिंक करिए, जो मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया करके देखिए, ब्रेक के बाद एक बार पूछिएगा कि वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। शेडो को आप देखिए, वहां पे वेक्टर जेड एक्सिस को आप इमेजिन करके देखिए। ओके सर। जब तक जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप अपने डाउट पे फिक्स हैं और अपनी ओल्ड नॉलेज पे फिक्स हैं। जो मैंने बताया उसको भी तो अप्लाई करके देखिए, डाउट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और इससे इजी एग्जाम्पल नहीं था। हो गया सर सर। फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। मैं लास्ट तक जा रहा हूँ। सर वैसे भी हम उसकी मिरर इमेज लेके भी तो एनालॉजी कर सकते हैं ना। वो वर्ड तो मैंने बोला ही, बट मिरर इमेज कैसे देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेज जेड पे भी मिरर रख सकते थे तब भी बन जाएगा, बट यहाँ पे वो करेक्ट नहीं बना। आपको वेक्टर के नॉर्मली मिरर रखना है तब आपको इमेजिन हो पाएगा। सर हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर 9 और पेज नंबर 28 में जो अभी आपने करवाया था, हाँ जी। सर अगर इसमें ऑपरेटर फॉर्म ना देकर इसमें देते कि ऑपरेटर का एक्शन निकालना है और साइड और मतलब ऑपरेटर का एक्शन दिया होता और ऑपरेटर का फॉर्म निकालना होता, ये पूछ रहे हैं? यस, हाँ यस सर। बोलिए। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है सर, इसमें अगर रिवर्स दे दिया होता कि हाँ मतलब जी। और डी ऑपरेटेड ऑन साई और जो साई बिकम्स हो जाता कि साई ई की पावर में ए और एक्स रिजल्ट जो आ रहा था, हाँ जी। हाँ जी। तो सर हम कैसे फिर इसको एक्सपेंड करते और तो ऑपरेटर आपको वापस दिया निकाल। होता ये फॉर्म, ये पार्ट जो यहाँ ये दिया होता यस डी सर। साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ये दिया होता है। ये तो यस कह रहे सर। हैं। और डी यस की वैल्यू सर। फाइंड करना होता है, जो मैंने सम प्रॉब्लम्स आपको नोट कराई। यस सर। अब आप ये देखिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये साई का फॉर्म एज्यूम करने के लिए बोला, क्योंकि इसकी सीरीज क्या बनेगी आपको पता नहीं है। यस सर। पता है क्या? नो सर, नहीं पता है इसकी नहीं पता सीरीज। ना। अगर पता होता तो हम उस सीरीज का एक्सपेंशन करते, जैसे मैंने जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया, फिर साई एक्स फॉर्म राइट में कॉमन लेते और बोथ साइड से साई के कोफिशिएंट को एनालॉजी करके डी का फॉर्म फाइंड कर लेते। यही मेथड बताया था। यस बट क्योंकि हमें साई का जो इस पे एक्शन है ऑपरेटर का, उसके इक्विवेलेंट ये साई एक्स से कैसे रिलेट होगा वो नहीं पता। अब नहीं पता तो फिर से सेम मीनिंग है, आप कोई भी फॉर्म साई एक्स के लिए एज्यूम कर लीजिए। जैसे मैंने बताया साइन एक्स कॉस एक्स जो डिफरेंशिएबल हो इनफाइनाइटली टाइम्स, यस फिर सर। से आप यही मान लीजिए। अब ये एनालॉजी तो करना आता है, अभी जो बताया था। यस सर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये पार्ट, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब इसको हम जो यहाँ पे इस सीरीज की वैल्यू थी उसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे। इसका जैसे आपने लास्ट से, आपको एक बार यहाँ पे सजेस्ट कर दूं, ये स्टेप यहाँ से फॉलो किए थे,
यस सर। इस लास्ट तक गए। हाँ अब सर। हमारे पास ये रिजल्ट पता है, इससे इस पे आए, यस सर। इस पे आ गए, यस सर। इस तो फॉर्म को रिवर्स में आ बनाएंगे। जाए। यस सर, समझ गए। यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ जी, सर आपने पैरिटी ऑपरेटर में बताया कि सर इसमें आइगन वैल्यूज दो आती है सर, +1 और -1 सर। हाँ जी, सर हमने यूनिटरी ऑपरेटर भी पढ़ा था, उसमें सर इसी तरह से एक आइगन वैल्यू इक्वेशन मिली थी हमें सर, वो मॉड। मॉड स्क्वायर था, यहाँ हाँ सिंपल सर। स्क्वायर है। सर वहां पर हम मॉड लेते हैं और यहाँ पर सिंपल लेते हैं सर, ऐसे ही सर, मॉड के बगैर, हाँ विदाउट जी, मॉड। हाँ जी, सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर, वहां पर हम मॉड लेते हैं और यहाँ पर मॉड नहीं लेते हैं सर। लैम्डा जनरली कॉम्प्लेक्स है। यस सर। अगर लैम्डा रियल हो जाए, रियल होगा तो इसका मॉड स्क्वायर कर लो या सिंपल स्क्वायर कर लो, सेम आएगा। अब आपको लैम्डा की वैल्यू पता है +1 और -1, उसका मॉड स्क्वायर करो, सिंपल स्क्वायर करो, 1 ही आएगा। यस सर। अब लैम्डा की वैल्यू, ये मान लीजिए, मैं यूनिटरी ऑपरेटर का एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं कोई जस्ट बता रहा हूँ कि लैम्डा की वैल्यू 2i है। एक बार इसका मॉड स्क्वायर करिए, क्या वैल्यू आई? 4। एक बार सिंपल स्क्वायर करिए, क्या वैल्यू आएगी? -4। क्या दोनों सेम है? नो सर। नहीं है ना। तो यूनिटरी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू के लिए आपको जो कंडीशन है वो मॉड पे है। इट मींस आइगन वैल्यू चाहे रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, वही सेट अलाउड होगा यूनिटरी ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू में जिसका मॉड स्क्वायर यूनिटी आए। बट यहाँ पे आइगन वैल्यू श्योरली रियल आ रही हैं पैरिटी ऑपरेटर के लिए, तो दोनों चेंज है या नहीं है? सर दोनों सेम सेट को बिलोंग नहीं करता कि मॉड स्क्वायर और सिंपल स्क्वायर बनाए तो दोनों वैल्यूज मैच करेंगी, नहीं। ठीक है, ओके ओके सर। और तो नहीं पूछना किसी को, बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।